वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिव शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दहेज की अवधारणा पर और जानेंगे कि दहेज की अवधारणा क्या है और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में दहेज को किस दृष्टि से हम लोग देखते हैं। और साथ ही बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा की दृष्टि से ये लेक्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दहेज से आए दिनों प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को आप कंठस्थ कर लीजिएगा मित्रों, 100% एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। दहेज की अवधारणा बीए सेकेंड ईयर के पेपर में आने वाला है इस बार। उसके बाद में भारतीय समाज में मुद्दे एवं समस्याएं कैसी होती हैं, ये प्रश्न पत्र का नाम है। फर्स्ट पेपर का किसके, बीए सेकेंड ईयर के सोशियोलॉजी। ओके, तो इसी के अंतर्गत हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात करी थी। किसके बारे में हमने बात करी थी, ध्यान होगा आपको, दलितों में सामाजिक गतिशीलता पर निबंध किस प्रकार से लिखना है, या दलितों की गतिशीलता, जो सामाजिक गतिशीलता है वो किस प्रकार से है। आखिरकार कृत्रिम सोरोकिन ने किस प्रकार से उनको दो भागों में विभाजित किया, आरोही सामाजिक गतिशीलता और अवरोही सामाजिक गतिशीलता। आज के परिप्रेक्ष्य में दलितों में क्या हो रहा है, आरोही क्रम है या फिर अवरोही क्रम है। तो आरोही सामाजिक गतिशीलता उनमें जारी है, यानी उनकी दशा में आए दिनों सुधार होता जा रहा है। ठीक, ये बात हमने समझी थी। आज की वीडियो में हम आगे चलेंगे, थोड़ा दहेज के बारे में चर्चा करेंगे कि स्त्रियों की क्या दशा होती है। दहेज प्रथा, हिंदू समाज की बात करें तो हिंदू समाज की सबसे गंभीर समस्या है दहेज प्रथा। ठीक, इसी के बारे में आज हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि जो इसका जो है दहेज क्यों हमारे समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन किन स्थितियों का परिणाम है, क्यों होता है। चाहे अनुलोम विवाह का नियम हो, चाहे स्त्रियों की स्थिति हो, बाल विवाह हो, उच्च जातियों का अंधानुकरण हो, भौतिकवाद का प्रभाव हो, रोजगार की प्रतिष्ठा हो, सामाजिक मूल्यों में बदलाव हो, धन का महत्व हो या काले धन में वृद्धि हो, धार्मिक परंपराएं हो। ठीक है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि दहेज प्रथा समाप्त करने के क्या क्या सुझाव होते हैं। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि दहेज निरोधक अधिनियम जो 1961 में आया था, इसके तहत क्या बताया गया, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं। मित्रों, यहाँ पे आपने देखा दहेज की अवधारणा। देखिए, हिंदू समाज की, यहाँ से आप पढ़ने शुरू करेंगे, मैं वही पढ़ रहा हूँ, और जो बातें कठिन लगेंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा, साथ ही देहाती भाषा में भी समझाने का प्रयास करूँगा जो आपकी लैंग्वेज होगी। ठीक, तो हिंदू समाज की सबसे गंभीर समस्या के रूप में बात करी जाए तो दहेज प्रथा का संबंध ना तो धर्म से है। हिंदू समाज की सबसे गंभीर समस्या के रूप में दहेज प्रथा का संबंध ना तो धर्म से है और ना ही इसे कभी किसी नियम के रूप में हिंदू धर्म में स्वीकार ही किया गया है। फिर भी धर्म के नाम पर हिंदू समाज में दहेज प्रथा रूपी कुरीति एक लंबे समय से प्रचलन में है। पहले क्या होता था मित्रों, यहीं पर थोड़ा समझ लेते हैं कि पहले क्या था, क्यों दहेज इसको हम लोग कहने लगे। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि जब लोग राजा वगैरह शादी करते थे, तो जब राजा शादी करते थे तो क्या करते थे, उनको कुछ घोड़े हाथी इत्यादि जो है धन मता सब दे देते थे। कुछ उनको दे देते कि हाँ मेरी बिटिया सुख करेगी। तो अपनी बिटिया को लोग क्या करते थे, पहले राजा ही नहीं सभी लोग अपनी बिटिया को जो हो सकता था उनके पिता का वो देते थे अपनी स्वेच्छा से। लेकिन धीरे धीरे वही स्वेच्छा क्या हो गई, परीक्षा बनती चली गई, और उसके बाद में परीक्षा यानी वर इच्छा। तो पर से क्या हो गया, फिर वर इच्छा बन गई, और वर इच्छा से जो वर मांगता है, मोटरसाइकिल, हीरो होंडा, पल्सर, अपाची, जो कुछ भी मांगता हो, तो वही चीज़ बनती बनती चली आई। उसके बाद में सीकर, घड़ी, अंगूठी इत्यादि चीज़ें मांगनी परंपरा में आ गई और लोग मांगने लगे, और यही धीरे धीरे करके 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ तक धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े हों बहुत बड़ी बड़ी रकम देते हैं, तो दहेज प्रथा बढ़ती चली गई। तो आज वही लोग कह रहे हैं हिंदू समाज की एक कुरीति है। भैया, हिंदू समाज में दहेज का नाम लिखा ही नहीं, कहीं पे दहेज की प्रथा नहीं होती थी। हाँ, ये जरूर था कि जो पिता होता था वो स्वेच्छा से देता था अपनी पुत्री को, क्योंकि अपनी पुत्री को उसके यहाँ भेज रहा है, तो उसके यहाँ वो सोचता है अपना पिता कि हो सकता है, मान लिया जिसके यहाँ मैं शादी कर रहा हूँ, हो सकता है अगर ये ना भी दे खाने पीने के लिए तो मेरी बेटी के पास कुछ रहे पैसे वैसे कि हाँ वो उसको लेकर के कुछ खा पी ले। ठीक, ऐसा वो सोचते थे। अपनी लड़की को सभी प्रेम करते हैं। ठीक, तो इसलिए ऐसा करते थे। तो वही धीरे धीरे क्या हो गया, दहेज का रूप लेते चला गया। आइए हम आगे बात करते हैं। दहेज का तात्पर्य उस संपत्ति अथवा धन से होता है, जो इस भाषा में देखेंगे तो दहेज का तात्पर्य क्या है, उस संपत्ति अथवा उस धन से है जो विवाह के समय वर पक्ष को कन्या पक्ष के द्वारा दिया जाता है। तो कन्या के पिताजी
जो है वर के पिता को या फिर वर को देते हैं, क्या क्या देते हैं, तो दहेज देते हैं। तो इसी को दहेज कहा जाता है। दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के समय लड़की के माता पिता या दूसरे निकट संबंधियों के द्वारा वर अथवा उसके माता पिता को दी जाती है। चाहे वर को दे दे, चाहे उनके माता पिता को दे दे, कौन दे दे, चाहे लड़की के सगे संबंधी दे, भाई दे, पिता दे, ठीक है, कोई भी दे दे जो उसके गार्जियन हो, तो वही चीज क्या कहलाती है, वो दहेज कहलाती है। हालांकि उस दहेज को जब मांगा गया हो वर पक्ष के द्वारा, ठीक है, तो उसको दहेज हम बोलेंगे। लेकिन अगर लड़की के पिता या फिर भाई बंधु स्वेच्छा से दे रहे हैं तो उसको हम नहीं बोल सकते दहेज। ठीक, इस भाषा में भले ही बोल दे ये लोग, लेकिन अगर धार्मिक भाषा में देखेंगे तो वो दहेज नहीं बोला जाता। समाज शास्त्र के शब्दकोश जिसे फेयर चाइल्ड ने संपादित किया है, समाज शास्त्र का शब्दकोश नाम है, ठीक है, ये फेयर चाइल्ड ने इसको संपादित किया है इस पुस्तक को। तो किया उपयुक्त परिभाषा इसमें दी गई है दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार। अगर बात करें हम, ये शब्दकोश इसमें बनाए, इसमें विभिन्न देशों की सारी चीजें रखी गई हैं। तो दहेज निरोधक अधिनियम कब आया था, 1961 में आया था। इसके अनुसार दहेज का तात्पर्य, दहेज की परिभाषा देते हुए बताया कि दहेज का किसने, दहेज निरोधक अधिनियम के तहत फेयर चाइल्ड के संपादित समाजशास्त्र के शब्दकोश में, दहेज का तात्पर्य विवाह के पहले या बाद में विवाह की एक शर्त के रूप में एक पक्ष या व्यक्ति के द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई भी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु होती। चाहे आज हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस, चाहे प्रो, पल्सर, अपाची कुछ भी पा रहे हैं, तो वो चल अचल संपत्ति जो कुछ भी दे रहे हैं आप, सिकड़, घड़ी, अंगूठी इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, वो भी दहेज के अंतर्गत काउंट होती हैं। ठीक, दहेज को किसी परिभाषा में बांधना संभव ही नहीं है, क्योंकि दहेज की अवधारणा में क्या होता है मित्रों, दहेज की अवधारणा में अनेक अभिप्रायों और तत्वों का समावेश है। दहेज वर मूल्य नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बहुत लोग दहेज को वर मूल्य समझते हैं कि लड़के को खरीद लेते हैं लड़की के पिता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दहेज जो होता है वर मूल्य नहीं होता है। कुछ लोग दहेज का प्रथा का संबंध हिंदुओं और प्रचलित ब्रह्म विवाह की रीति से जोड़ते हैं, जिसमें पिता विवाह के समय अपनी कन्या को वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित करके अनेक उपहारों के साथ वर को दान देता था। ठीक है, तो वर को दान दिया जाता था, इसलिए कहा जाता है कि कन्यादान किया जाता है। और कन्यादान को हिंदू मतलब सनातन धर्म में क्या माना गया है, जो है सबसे बड़ा दान माना गया कन्यादान। ठीक, जब पाव पूजा जाता है, रात में शादी वगैरह हुई होगी तो आप लोगों को पता होगा, पाव पूजी होती है एक, तो पाव जब पूजा जाता है तो इनके माता पिता और सारे मामा मामी जितने भी सगे संबंधी होते हैं वो आते हैं, पाव पूजते हैं। पाव पूजने में बर्तन वगैरह, वस्त्र वगैरह, जो पैसा देना होता है, अंगूठी कोई देता है, कोई अनेक अनेक प्रकार की चीज़ें लोग दिया करते हैं लड़की को। ठीक है, उससे ले आता था। हिंदू समाज में आज इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। प्रारंभ में इसका प्रचलन समाज के संपन्न वर्ग में ही था। मैं बताया नहीं था कि पहले राजा वगैरह या फिर जो छोटे लोग होते थे वो जो इच्छा होती थी वो देते थे, जो इच्छा नहीं होती नहीं देते थे। राजा वगैरह दिया करते थे, बड़े वर्ग देते थे, छोटे वर्ग नहीं देते थे। ठीक, धीरे धीरे दूसरे वर्गों ने भी इसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनमें भी दहेज ने एक गंभीर समस्या का रूप ले लिया और दहेज जो है सभी लोग देने के लिए बाध्य होने लगे। हमारे समाज में दहेज प्रथा का जो प्रचलन अनेक स्थितियों का संयुक्त परिणाम भी है। इनमें प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से आपका अनुलोम विवाह का नियम। अनुलोम विवाह क्या होता है, हमने विवाह का लेक्चर पढ़ाया है, एक वीडियो पड़ी हुई है, लगभग उसको आप लोगों ने लगभग 68 से 70 हज़ार लोगों ने देखा, तो उस वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों एक होता है अनुलोम विवाह, एक होता है प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह वो होता है मित्रों, अनुलोम विवाह की बात हुई, अनुलोम विवाह वो होता है कि जब उच्च जाति या वंश का लड़का किसी निम्न जाति के लड़की से या निम्न जाति के वंश की लड़की से शादी कर लेता है तो उसको हम अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक इसके विपरीत प्रतिलोम विवाह हम उसको कहते हैं जब एक उच्च वर्ग की लड़की किसी निम्न वर्ग के लड़के के साथ विवाह कर लेती है तो उसको हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। बात इसमें किस विवाह की करी गई है, तो बात इसमें करी गई है मित्रों अनुलोम विवाह की। तो अनुलोम विवाह का नियम जो था, जब स्त्री की जाति कैसी है, उच्च जाति की लड़की नहीं है, निम्न जाति की लड़की है, लड़का उच्च जाति का है, मान लिया उन दोनों के अंतर्गत कुछ प्रेम हुआ और दोनों में शादी हो गई, उनके माता पिता जो है दहेज देने में असमर्थ हैं, तो उनके लड़के के माता पिता के अंदर ये डाउट बैठ जाता है। फिर समाज में ऐसी कुछ लोग होते हैं, अराजक तत्व होते हैं, वो रोज जा करके उनको पंप लेके जो है क्या करेंगे, भरना शुभ प्रारंभ कर देंगे। जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये मित्रों कि वो धीरे धीरे सोचेंगे कि हमको दहेज क्यों नहीं मिला, बगल पड़ोसी को मिल गया।
तो यही परंपरा, जो यही सोचने लोग लगते हैं, यही सिखाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक, तो क्या होता है, अनुलोम विवाह का नियम इसका जिम्मेदार है। साथ ही स्त्रियों की निम्न स्थिति भी है, साथ ही बाल विवाह भी है। ठीक, बाल विवाह मतलब छोटे में विवाह। आपने बालिका वधू एक सीरियल आता था, देखा होगा, वही होता है बाल विवाह। छोटी उम्र में शादी हो जाती है, गौना 12-15 साल पे आता है। उच्च जातियों का अंधानुकरण मतलब उच्च जातियां जैसे मतलब पहले दहेज दिया करती थी, तो लोग क्या करते थे, छोटी जाति के लोग उसको उसका अनुसरण अनुसरण कर लेंगे, आंख मूंद करके अंधाधुंध कि वो दे रहे हैं भैया, फलाने दे रहे हैं, वो भैया दे रहे हैं, तो हम काहे को ना दें। तो वो भी देना प्रारंभ कर दें, तो भैया तुम दे रहे हो दहेज, तो दियो दहेज, क्या दिक्कत है। तो आज वही विकराल समस्या बन गई है, अब कंपलसरी है देना, नहीं दोगे जो है बिटिया को कहीं आधे सास ससुर मार देते हैं, कहीं लड़की फांसी लगा के मर जाती है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं भारतीय समाज में देखने को मिलती हैं। साथ ही भौतिकवाद का प्रभाव भी, भौतिकतावादी प्रभाव है। ठीक, और हम देखेंगे इसके बाद रोजगार की प्रतिष्ठा, उसके बाद में सामाजिक मूल्यों में बदलाव। रोजगार की प्रतिष्ठा मतलब होता है कि लड़की अब जो है पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, या फिर लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक, सामाजिक मूल्यों में बदलाव होने लगा धीरे धीरे। पहले सामाजिक मूल्य कुछ और थे, ठीक, और आज के सामाजिक कुछ सोशल वैल्यूज अलग हैं, तो उनमें टकराव हुआ। इसके कारण से जो है दहेज प्रथा और बढ़ती चली गई। धन का महत्व तथा काले धन में वृद्धि हुई, जिसके कारण से दहेज भी बढ़ा। काले धन मतलब होता है कि जब जो जिस धन पर आप टैक्स नहीं देते वही काला धन है। ठीक, अगला है धार्मिक परंपराएं। तो धार्मिक परंपराएं कुछ हद तक ठीक है, लेकिन धार्मिक परंपराएं रखना ज़्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि धार्मिक परंपरा में पहले जो लोग स्वेच्छा से दिया करते थे, अब वही एक कंपलसरी बन गया है। अगर आप नहीं देते हो तो आपकी शादी रुक जाती है। ठीक, आगे हम बात करें दहेज प्रथा समाप्त करने के क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, इसको जान लेते हैं। क्योंकि दहेज प्रथा जो है एक सामाजिक समस्या है, तो उसका समाधान भी सामाजिक आधार पर ही किया जाना चाहिए। इसके लिए आज समाज को एकजुट होकर हम सभी को साथ आना पड़ेगा, समाज को एकजुट होना पड़ेगा। साथ ही सरकार को भी इसके लिए अच्छा खासा नियम बनाना पड़ेगा, कड़क नियम बनाना पड़ेगा, लचीला नियम नहीं काम चलेगा। ठीक, पहला देखते हैं हम कि दहेज निरोधक कानून को अधिक व्यवहारिक बनाया जाए। इसके लिए विवाह के अवसर पर एक निश्चित मूल्य से ज्यादा के उपहार को दहेज के अंतर्गत शामिल किया जाए, तथा एक सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में दहेज का आदान प्रदान हो, जिससे विवाह पर होने वाले खर्चे का मूल्यांकन किया जा सके। मतलब कि ऐसी दहेज की राशि हो जो कि कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जा सके। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इसके लिए एक सरकारी कर्मचारी विवाह में शामिल होना चाहिए। और आज तो 100 से अधिक अभी नियम आया कि 100 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं। और सबसे पहला कार्ड जो है एक व्हाट्सएप पे आया था, सबसे पहला कार्ड जो है आप पहले कलेक्टर को देना पड़ता है। दूसरी चीज ये आप कर सकते हैं मित्रों, दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि प्रचार के साधनों के द्वारा लोगों को दहेज से उत्पन्न होने वाली बुराइयों से जानकारी दें। प्रचार करें ज़्यादा से ज़्यादा कि दहेज एक बुराई है, कुरीति है, ऐसा धर्म में नहीं था। ठीक, ये सारी चीज़ें बताएं। दहेज से अंततः किसी को लाभ नहीं होता। लड़के के विवाह में व्यक्ति द्वारा जितना दहेज लिया जाता है, तो उससे लड़की के विवाह में उतना दहेज देना भी पड़ता है, जिससे धन का अलग से बोझ पड़ता है। मान लिया एक पिता है, उसके 2 संतानें हैं, एक लड़का एक लड़की। मान लिया लड़का बड़ा है, लड़की छोटी है, तो लड़के की शादी जब उन्होंने करी तो मांगा कि हमें 5 लाख चाहिए, और एक मान लिया एक हमको पल्सर गाड़ी चाहिए। तो 5 लाख प्लस पल्सर गाड़ी आप ले तो ले रहे हैं, लेकिन बाद में आपकी लड़की भी बड़ी हो रही है, विवाह के योग्य हो रही है। ठीक है, तो विवाह के योग्य हो रही कन्या, कन्या विचारम विवाह योग्या, तो जब वो विवाह के योग्य हो रही है कन्या, तो उसका विवाह आप ढूंढने जाएंगे, तो आपसे भी वो व्यक्ति मांगेगा कि भैया 5 लाख हमको भी दीजिए या 6 लाख दीजिए। तब तक और महंगाई बढ़ जाएगी 5 साल के बाद। यानी 5 साल के बाद में अपने लड़की की शादी की 5 साल के बाद में आप अपने लड़की की शादी करने जाएंगे, महंगाई और बढ़ेगी, भौतिकवादी समाज और हावी होगा। धीरे धीरे वही 5 लाख आप 10 लाख देंगे। उसके बाद में एक जो पल्सर दी थी आप स्कॉर्पियो, या फिर आप जो है बड़ी गाड़ियाँ अल्टो वगैरह देंगे, स्विफ्ट डिजायर देंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तीसरी चीज ये है कि आप ये कर सकते हैं, तो इससे क्या हो, आप क्या करें, इसको बताएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, लोग ऐड करवाएं, इसको ऐड दें। जो है तमाम सारे टीवी चैनल हैं, वो ऐड के माध्यम से दिखाएं कि दहेज जो है एक बुराई है, एक कुरीति है, ऐसा धर्म में कोई चीज़ नहीं बताई गई है। ये सारी चीज़ें बताएं, तो दहेज प्रथा पर हम रोक लगा सकते हैं धीरे धीरे करके। हालांकि किसी भी व्यवस्था पर हम एक बैग रोक नहीं लगा सकते, धीरे धीरे करके उसको हम समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यवस्था, कोई भी समस्या, फिर कोई भी मुद्दा शुरू एक दिन में नहीं होता, ना समाप्त एक दिन में होता है। उसको बनने में कई दिन लगते हैं, कई वर्ष लगते हैं, उसको समाप्त होने में भी कई दिन, कई महीने, कई वर्ष, और भी 10-10 साल लग जाते हैं। ठीक,
तीसरा, जैसे आरक्षण व्यवस्था आज तक भी नहीं खत्म हो पा रही है और ना ही आगे खत्म होने की चांसेस दिखाई पड़ते हैं। ठीक, तो वो धीरे धीरे करके ऐसे बन जाएगा। तीसरा मुद्दा ये है, तीसरे तरीके से आप कैसे समस्या का समाधान कर सकते हैं दहेज का, कि जो लोग दहेज को लेकर नवविवाहिता का शोषण व उत्पीड़न करते हैं उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। इस ओर सरकार ने अनेक कठोर कदम उठाए जा चुके हैं सरकार के द्वारा। ठीक, मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शादियां 2 3 4 शादी करते हैं और शादी करके दहेज लेके पत्नी का यौन शोषण करके उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद में दूसरी शादी करते हैं, फिर दहेज लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि लड़की लड़के को छोड़ के चली जाती है और साथ ही साथ जो लड़के के द्वारा जो गहना वगैरह बनवाया जाता है वो भी लेके लड़की फरार हो जाती है। तो वही सारी चीजें हैं। तो भौतिकवादी समाज में ये नहीं कहा जा सकता कि क्या होना असंभव है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्षण हो सकता है। तो अब इन सब मामलों में सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं जो कि इस समय कार्यरत हैं। चौथा, समस्या से निदान पाने का शर्त ये है, मतलब समस्या से कैसे निदान पाया जाए। चौथे तरीके से हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि युवा आंदोलनों के द्वारा नई पीढ़ी को एक नई दिशा देना आवश्यक है। दहेज प्रथा जो है, दहेज प्रथा का लाभ लड़के लड़की को न मिलकर लड़के के माता पिता को मिलता है। इस काम में समाज सुधार संस्था उपयोगी भूमिका निभा सकती है। तो इसलिए जो होता है ये चीज़ वो बताए संस्था जो है, और आज के युवा लोग संस्था वो बनाएं और ये प्रेरित करें कि जो दहेज दिया जाता है तो न लड़की पाती है न मुख्य रूप से लड़का पाता है, उनके माता पिता उसको पाते हैं, उसका उचित उपयोग करते हैं। तो दहेज इसलिए उसका क्या करा जाए, उन्मूलन किया जाए। ठीक, पांचवा तरीका ये है कि लड़कियों में दहेज विरोधी चेतना उत्पन्न करना जरूरी है। उनकी सामाजिक स्थिति में तभी सुधार हो सकता है जब दहेज के रूप में उनके जीवन को अपमानित ना किया जाए। ठीक, छठा तरीका ये है कि शिक्षा के द्वारा बच्चों में आरंभ से ही दहेज के विरोध में मनोवृत्तियां विकसित करी जाएं। शिक्षा से ही उनके मन में यह भावना पैदा करनी चाहिए कि दहेज उनके धर्म से कोई संबंध नहीं रखता, यह एक कुरीति है और अन्यायकारी व्यवस्था है। ठीक, तो शिक्षा शुरुआत से ऐसी देनी चाहिए जिससे दहेज के प्रति उनके मन में क्या हो, एक विरोधाभास की भावना जागृत हो। सातवां तरीका यह है मित्रों कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने से दहेज प्रथा की समस्या अपने आप सुलझ सकती है। ठीक, आठवां चीज ये है, समस्या का निदान करने से आठवां तरीका ये है कि इन सभी प्रयत्नों के साथ साथ उन समाज सुधार संगठनों को सरकारी संरक्षण दिया जाना चाहिए जो दहेज लेने और देने वाले पक्षों का सार्वजनिक विरोध करके उनका क्या करते हैं, तो उनका क्या करते हैं मित्रों, उनका बहिष्कार कर देते हैं। ठीक, तो ऐसे जो है समाज सुधार संगठनों का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आज बात करी जाए, भारतीय समाज में दहेज प्रथा के विरुद्ध एक नई सामाजिक चेतना पैदा हो गई है जिसके कारण इस प्रथा के विरुद्ध लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है। केवल कानून बनाने से समाज में सुधार नहीं लाया सकता, क्योंकि समाज में सुधार लाना एक सामाजिक प्रक्रिया होती है और जब किसी चीज़ को हम सामाजिक प्रक्रिया के तहत करते हैं तो उसमें समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जिसको अगर कोई संगठन है, वो संगठन कोई चीज़ डील कर रहा है, साथ ही साथ उसको कानून का संरक्षण भी प्राप्त हो रहा है, तो वो चीज़ ज़्यादा सही तरीके से उस पर कंट्रोल पाया किसी सामाजिक कुरीति पर। ठीक, लेकिन अगर डायरेक्ट कहा जाए कि कोई सरकार कानून बना दे कि दहेज प्रथा आज से बंद, कल को कुछ हिंदू ऐसे होंगे जो उस सरकार को वोट नहीं देंगे, जो सरकार ये कहेगी कि दहेज प्रथा बंद, दहेज प्रथा का उन्मूलन कर देगी। ठीक, तो इसीलिए बहुत सारे सामाजिक संगठन है, जैसे हिंदू महासभा है। ठीक, तो ये क्या करे, ये दहेज प्रथा के लिए कुछ कार्य करे कि दहेज प्रथा को बैन होना चाहिए इंडिया में, या फिर स्वेच्छा से जो व्यक्ति जो लेना देना चाहे वो कर सकता है, लेकिन मजबूर नहीं कर सकता। ऐसे कानून बनाए भी गए हैं और इस पे कार्यरत संस्था भी है। ठीक, केवल कानून बना देने से समाज में सुधार नहीं लाया सकता, इसके लिए हमें विभिन्न प्रयासों के द्वारा नए विचारों और समानताकारी मूल्यों को बढ़ावा देकर ही इस सामाजिक कुरीति का समाधान किया जा सकता है। दहेज प्रथा को रोकने के लिए
उपचारात्मक और प्रतिशोधात्मक दोनों तरह के उपायों की आवश्यकता होती है किसी भी समाज में। ओके, तो इस तरीके से हमने समझा समाज में जो है अपने भारतीय समाज में दहेज की समस्या क्या है और दहेज की अवधारणा क्या है, दहेज की परिभाषा भी हमने देखी। तो अवधारणा में क्या होता है, मीनिंग एंड डेफिनेशंस, साथ ही साथ उसके मतलब उसके जो है दहेज प्रथा को कैसे समाप्त किया जाए उसके उपाय। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को हमने समझा और जाना अच्छे तरीके से। तो अब एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आप लिख देंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जान लें पहली बात कि अगली वीडियो में हम क्या बात करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा बीए सेकंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र का, तो वो होगा घरेलू हिंसा से संबंधित। कि घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा किस प्रकार से अगर पूछी जाए आपको तो किस प्रकार से देना है। जैसे स्टार्स के अनुसार, मैकार्थी के अनुसार राज्य महिला आयोग ने भी घरेलू हिंसा की परिभाषा दी। क्यों दी राज्य महिला आयोग ने, क्योंकि और महिला के ऊपर घरेलू हिंसा ज़्यादा होती। घर में कौन रहता, महिला ही रहती है, तो महिला के ऊपर जो हिंसा होती है उसी को घरेलू हिंसा के नाम से आना था। इसलिए राज्य महिला आयोग ने क्या किया है, इस पर एक परिभाषा उसकी दी है। महिला संरक्षण अधिनियम आया था 2005 में। ठीक, 2005 में आया था, जिससे क्या होता है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण और सहायता का अधिकार प्राप्त होता है, प्रदान किया जाता है। ठीक, तो इन सभी लोगों के हम देखेंगे, इन सभी लोगों के हिसाब से देखेंगे कि जो परिभाषा बनती है इसकी, किसकी, दहेज सॉरी घरेलू हिंसा की, वो क्या होती है। घरेलू हिंसा वाले लेक्चर में हम देखेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो घरेलू हिंसा वाली वीडियो आपको आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उसके बाद में विवाह विच्छेद के वृद्धि के कारण क्या है समाज में, विवाह विच्छेद क्या होता है, यानी तलाक इसको बोला जाता है। हिंदुओं में विवाह विच्छेद होता है, मुस्लिमों में तलाक होता है। तो हिंदुओं की मैं बात कर रहा हूँ, विवाह विच्छेद की समस्या। ओके, उसके बाद में अंतर पीढ़ी संघर्ष क्या होता है, इसके बारे में, बुजुर्गों की क्या समस्या है, इन सभी को मैं चर्चा करता रहूंगा। ठीक, तो ये प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है, समाज शास्त्र में वर्णित है बीए सेकंड ईयर के, भारतीय समाज में मुद्दे और समस्याएं, इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।